आप लोगों का बिलीव बना हुआ है कैंसर आया मतलब मर जाना। अब तो हम गए, क्योंकि कैंसर जानलेवा है। एक नाम आ गया और पब्लिसिटी करी जाती है, कैंसर जानलेवा है। और किससे लड़ रहे हैं? कैंसर से। बताओ, जो जानलेवा है उससे आप लड़ सकते हो? पॉसिबल ही नहीं। पहले ही आपको बोला जा रहा है कैंसर जानलेवा है, तो आप तो लड़ने की पहली बात नहीं। जैसे ही डॉक्टर ने एक बार डिसाइड करके बोला आपको आपकी रिपोर्ट्स में कैंसर, लड़ना कौन चाहता तो गए। और यहीं पर वो लोग हैं जिनका एडवांस यानी लास्ट स्टेज में कैंसर हुआ है और उसके बाद वो रिकवर होकर वापस आ गए, वापस जिंदा हो, क्योंकि उन्होंने उस कैंसर को जानलेवा नहीं समझा, रिकवर होने के लिए सोचा कि हाँ इससे रिकवर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैंसर है क्या चीज? कैंसर वही है जहां पे आपके सेल्स खराब हो जाते हैं, डैमेज सेल्स है, वो और डैमेज करते जाते हैं। जब हीलिंग आपकी बॉडी में है, आप रिकवर करो, चेंज होने लगेंगे। इंग्लैंड में एक लेडी थी, बहुत सीरियस वो रिसर्च है इसमें, उसको ब्रेस्ट कैंसर था, लास्ट स्टेज पे था, और उसको बोला कि आप सिर्फ 2 महीने ज्यादा से ज्यादा जी सकते हो, दैट्स ऑल। उसने कहा ठीक है। 2 महीने तक वो घर में आई और उसमें सिर्फ टीवी पे कॉमेडी प्रोग्राम थे, सिर्फ कॉमेडी, और जी भर के ठाठा लगा के हंसती रहती थी फैमिली मेंबर्स के साथ, हंसती रही, मतलब और कोई टीवी पे प्रोग्राम ही नहीं चल रहा। और बाकी में भी आ रहे, आखिरी विषय पूरी करने दो, चलने दो। तो उसकी 2 महीने तक वो लोग पूरे घर में हंसी का माहौल था। 2.5 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, अब परिवार वाले सोच रहे क्या बात है, जा नहीं कुछ तो देखना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है। फिर जब उसका रिपोर्ट कराया गया तो जो सेल्स इन्फेक्टेड थे, जो कैंसर के सेल्स थे, दे डिसॉल्व, बॉडी में है ही नहीं। सो मच हीलिंग, हील हो गए, ठीक हो गए, रिकवर हो गए। इस वजह से आपकी स्टेट उन दिनों बहुत अच्छी है और आपने अपने आप को चेंज किया। शी इज अलाइव। आज फैमिली वाले कहते नहीं अब तो हमें दूसरे प्रोग्राम देखें, वो जानते हो तुमने कितना त्याग करा। चलिए आज आपसे पूछते हैं, जरा मुझे ये बताइए डिजीज का मीनिंग क्या जानते हैं? डिजीज है क्या? कॉमन चीज तो है, सब जानते हैं, बताइए। और किसी का सिर क्यों नहीं दिया? आपका दिखा इसलिए आपने। हाँ जी, डिजीज मतलब बीमारी। डिजीज मतलब बीमारी, सीधा सा है। हमें क्यों मिलती है? हमें बीमारी क्यों आती है? और है क्या ये चीज? जब हम गलत खाते हैं तो इसलिए बीमारी होती है। और कुछ? और एनवायरनमेंट की वजह से भी थोड़ा भी चेंज अप आता है, वो है ना। और कुछ हमारे जेनेटिक्स की वजह से भी हो जाता है ना थोड़ा कम। तो फिर अब बीमारी को बेचते क्यों? वापस इलाज क्यों कराते? इलाज क्यों करवाते हैं? क्योंकि फिर हमें ज़रूरत होती है ना, तो इसलिए। अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हाँ, बीमारी भी उसको आती है जो बीमारी को बुलाता है, और जो बीमारी को बुलाता ही नहीं है तो उसके पास बीमारी आती भी नहीं है। तो उसके घर में क्या लिखा होता है दरबार के बाद? वो स्त्री कला ना। और जो लोग स्वस्थ है वो लोग कहते हैं ना वो स्त्री कला ना, वो डिजीज कला ना। और जो लोग डिजीज में वो कहते हैं वो डिजीज, बड़ा स्वागत है, वेलकम। बढ़िया, थैंक यू, बिल्कुल सही जगह है। मैं आपको और ज्यादा क्लियर करता हूँ, आसान हो जाएगा, क्योंकि आप लोग के पास जो अभी भी इंफॉर्मेशन है, याद रखिए अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। अधूरा ज्ञान बिल्कुल 2 धारी तलवार होता है। अब बताइए 2 धारी तलवार और 1 धारी तलवार में क्या डिफरेंस है? क्यों अच्छी है, क्यों खराब है? 2 धारी तलवार देखिए ना, और अच्छे से फाइटर जो होते हैं, योद्धा होते हैं, क्यों देखिए वो चाहते हैं कि 2 धारी तलवार ही रखें, जल्दी काम हो गया, काम हो, ठीक है। और सिंगल धारी तलवार जो होती है उससे काम देर में होगा, ठीक है। लेकिन ये बताइए कि जो बहुत एक्सपर्ट योद्धा हो जाता है उसको भी 2 धारी तलवार रखते समय अगर उसका कोई गुरु है तो उसको एक हिदायत जरूर देता है कि बेटा ये 2 धारी तलवार है, जरा ध्यान से चलाना, क्योंकि इसकी एक धार हमेशा आपकी तरफ रहेगी। यानी अगर आपका एनिमी आपसे ज्यादा पावरफुल है तो ये आपके लिए खतरा है। जो एडवांटेज है वो सबसे बड़ा फिर डिसएडवांटेज भी, जैसे आपका मोबाइल,
मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, ये सारी चीज़ों का इन्वेंट करा गया था जब, तब साइंस ने बोला था हमने इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग गैजेट्स बनाए। वो सेविंग को ऐड करके कंज्यूमिंग करना था, वहाँ चेंज हो गया। टाइम सेविंग नहीं, टाइम कंज्यूमिंग गैजेट हो गया। तो आज हमारा सबसे ज़्यादा टाइम वहीं जा रहा है। देखिए, डिजीज को आप सिंपल सा लेके चलो शब्द को, आपको बहुत अंदर गहराई में जाने की जरूरत ही नहीं। डिजीज को आप सिर्फ शब्दों में बोल रहे हैं। रेस्पेक्ट के आगे लगा दो तो क्या होता है? डिसरेस्पेक्ट। कंफर्ट के आगे ईज, यानी आसानी है, सुविधा है। अगर सुविधा नहीं हो रही, आसानी नहीं है, दैट मींस डिजीज। अब उसका नाम आप अलग अलग दे सकते हैं। वो नाम मेडिकल वालों ने दे रखे हैं, बड़े खतरनाक, वो उनके अपने आइडेंटिफाई करने के लिए हैं। लेकिन हमारा शरीर एक ही चीज जानता है, वो कहता है जी हमें आराम नहीं है। ये सिम्टम्स हैं। उन सिम्टम्स को जोड़ करके मेडिकल साइंस ने एक नाम दे दिया है, इट्स इक्वल टू डेंगू, इज इक्वल टू थायराइड, इज इक्वल टू डिजीज, जो भी कुछ बना दो वो उसका नाम दे दिया। कुल मिला के मतलब है डिजीज। और ये आपको क्लियर बता देता हूं कि जितने लोगों को डिजीज है ना, वो अनसेटिस्फाइड। आपको कोई भी डिजीज सिर्फ और सिर्फ तभी आएगी जब आपके अंदर असंतुष्टि का भाव, आप संतुष्ट नहीं किसी भी चीजों से। और अगर आप असंतुष्ट नहीं हैं, इसका मतलब डिजीज। आपका जब एग्जाम होने लगता है और स्टडी पूरी नहीं हुई है, क्या होने लगता है आपके साथ? कल एग्जाम, एंजाइटी ना, वाह क्या बात है। सिम्टम्स होते हैं ना, वो सिम्टम्स होते हैं। एंजाइटी डिजीज है ना, तो सिम्टम्स होते हैं डिजीज। तो मतलब क्या हुआ? आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी प्रिपरेशन से, अनसेटिस्फाइड। और जो लोग सेटिस्फाइड होते हैं, वो क्या कहते हैं? चल चल पिज्जा बनाएंगे, कल एग्जाम है। दूसरा कहता ले तेरा तो हो गया, मेरा क्या हो गया? तो आपने उस एंजाइटी का नाम दे दिया, उस सिम्टम्स को डिजीज। हम सेटिस्फाइड नहीं। जितने भी लोग आजकल बीमार हैं, यकीनन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बातों से नाराज हैं। और जिन लोगों के पास मैक्सिमम आप नोटिस करिएगा, जिन बुजुर्ग लोगों का या जिन जोड़े साथियों का जब पहला पार्टनर उनका साथ देकर के चला जाता है, यानी उसका निधन हो जाता है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होती हैं कि सेकंड पार्टनर जो बचा है उसको अगले 2 सालों में कैंसर जरूर होता है। 99.5% ऐसे केसेस हुए हैं। या तो फिर ऐसे भी होता है कि उनको कोई ऐसी बीमारी होगी जो वो सर्वाइव नहीं कर पाती। क्योंकि उस दिन से वो ये सोचने लगता है कि मेरी लाइफ वर्थलेस है, बेकार है, यूज नहीं होती है, अब वो क्या करे? तो आपने जैसे ही ये थॉट रखा, आपकी बॉडी उस पर काम करने लगी कि इसको अब हम कैसे खत्म करें, डिमोलिश। उस डिमोलिश करने के लिए वो एक रीजन ढूंढे, एक कारण ढूंढे, और वो कारण अंदर पैदा करते हैं। क्योंकि आपके अंदर रहने का तो काम ही खत्म हो गया, अब आप बीमार रहने का, तब ये काम करते हैं। सिंपल सा है। आपके साथ जब भी आप देखेंगे कि आपके साथ कुछ बातें हो रही हैं, अगर आप खाते, जैसे आपने कहा ना पिज्जा खा रहे हैं, ओवर डाइट करते हो आप लोग, कुछ ओवर खा लेते हैं आप, फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली आ रही है, मीठा मीठा कितना पसंद है, वाह वाह, अरे इनके तो जबरदस्त मिठाई चलेगी, ताबड़तोड़ चलेंगी और जबरदस्ती जुस्वाई जाएगी। और उसमें भी अगर किसी रिलेटिव के पास गए और ये हुआ, अच्छा तो हमारे मीठा नहीं खाओगे? नहीं, आपके सामान को खाना ही पड़ेगा। तो आपने जब ओवर ईटिंग करी तो यकीनन आप ना नहीं बोल पा रहे, आपने बॉडी के साथ प्रेशर दे दिया, एक्स्ट्रा देने में उसका मामला गड़बड़ होना शुरू हो गया। अब वो गड़बड़ होने में वो सोचती है कि अब मैं इसको कहाँ पे एडजस्ट करूँ, कहाँ निकालूं, कहीं पे तो उसको कंज्यूम करना है। तो अगर वो स्टोर करती है तो वो आपकी बॉडी में फैट बनाएगी। फैट हमेशा वही चीज होती है जो कि आपकी बॉडी में पचा है, वो स्टोर करके रखती है। और जिस वक्त आप कभी फास्टिंग में रहना शुरू करें, भूखे रहना शुरू करें बहुत लंबे समय तक, तो आपकी बॉडी आपको खाना शुरू करती है, और आपको खाने में वो सबसे पहले खाती है आपका फैट।
वो चीजें जो आपके पास एक्स्ट्रा है। इसीलिए आपने आपको बताया कि जब भी आप सेल्स बॉडी की कोई रिएक्ट करते हैं तब आपके पास डिजीज आता है। और डिजीज आना गलत है या सही है? क्या कहते हैं आप? हाँ, क्योंकि नॉर्मल रहेंगे नहीं है तो सर उसको फिर उसको उल्टा करवाएंगे, तो पहले ही कहते सही है। अभी पूछेंगे सही कैसे है, अपने अपने अस्पताल में पढ़ो रहो, तो कहेंगे ना 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 गड़बड़ है, आगे तो सुना ही नहीं था। डिजीज हमेशा आपके पास जब भी आती है शरीर में, इसका साइंटिफिक ये होता है कि जब भी आपका ब्रेन कहीं स्ट्रेस में होता है, आपके पास जब भी थॉट्स आते हैं, कोई भी इमेजिनेशन आता है, वो इमेजिनेशन को उसके अकॉर्डिंग जो फीलिंग्स आपकी बॉडी में होती है, चाहे वो प्लेजर की है या वो पेन की है, उसके अकॉर्डिंग आपके ब्रेन केमिकल इक्वेशन को चेंज करता है और केमिकल रिलीज करता है न्यूरॉन्स को बोल करके आपकी बॉडी में रिलीज करने। तो जैसे ही आपकी बॉडी में वो रिलीज होता है तो आपको पेन या प्लेजर का अनुभव होगा, या तो आप पेन फील करते हो या फिर आप प्लेजर। तो जैसे ही कोई पेनफुल मेमोरी आती है, कोई पेनफुल चीज आती है, बॉडी में वो भेज जाती है, और जैसे कुछ आपको मान लीजिए क्योंकि बहुत सेटबैक लगता है, दुख लगता है, तो क्या होता है, आपकी सांस अटक गई, चोक हो जाता है या हार्ट बीट बहुत बढ़ती है, तो उस समय हार्ट क्या ब्रेन क्या करता है, मैसेज देता है किसी एक ऑर्गन को कि ये सारा इस पे डाल दो, कंज्यूम। सच बहुत ज्यादा टेंशन होती है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पल्पिटेशन बढ़ जाएगी, और क्या होगा उसके साथ में हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक आता है मीन्स उसने क्या करा, हार्ट अटैक दिया, आपको मारा नहीं, सिर्फ आपको इंडिकेट करा। और जितनी भी बीमारी आपके पास आती है वो यकीनन आपको आपके बुरे से बुरे फेट से बचाने के लिए आती है। अगर वो बीमारी ना आए तो यकीनन आपके साथ कोई बहुत बुरा हो सकता है। अगर आप देखेंगे, अगर आप गूगल पे चेक करें या कहीं जगह पे मेडिकल साइंस में देखें, कई आपको ऐसे केसेस दिखेंगे जहां पर लोग चलते फिरते सडन ही देखो बगैर बीमार हो, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी स्टोर थी जिनको उन्होंने निकाला नहीं। एंड इट्स लाइक ब्लास्ट। और ब्लास्ट कैसा होता है, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है तो आपके रेगुलेटर लगा होता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर जो स्टेबलाइज करता है वोल्टेज को। तो जब बहुत ज्यादा वोल्टेज आती है तो वहां पे स्पार्क होता है और आपका फ्यूज उड़ जाता है। जब वो फ्यूज होता है दैट मीन्स कि उसने बाकी सारी वायरिंग को बचा ली, वो फ्यूज इसलिए लगाए। तो ऐसे ही हमारे ब्रेन के सर्किट जहाँ न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन्स में करंट्स का छोटा सा एक स्पार्क होता है, और जैसे वो स्पार्क होता है उसका इम्पैक्ट इसी जगह पे है। और वो न्यूरॉन्स के ऊपर डिपेंड है कि वो न्यूरॉन्स या तो हमारे हाथ को कंट्रोल करता है या हमारे पैर को या हमारे हार्ट को। इसीलिए पैरालिसिस जैसी चीजें आती हैं कि जब आपने ब्रेन में ज्यादा स्ट्रेस दिया तो आपको पैरालिसिस होना शुरू होगा। ऐसी चीजें तब आती हैं जब आपका ब्रेन आपके पास से वो चीजें हटाता है। ये आपको बहुत जानकारी चीज बताता हूँ, मजा आएगा आपको। जब ब्रेन के अंदर आपने न्यूरॉन्स की फोटो देखी हुई है, ग्लियल सेल के बारे में सुन रखा है कभी आपने? चलो आज सुना रहे हैं। ग्लियल सेल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। न्यूरॉन्स को तो आपने देखा है नेट जाल की तरह होते हैं बहुत सारे। ये ग्लियल सेल्स का काम ये होता है कि ये न्यूरॉन्स को पकड़ के रखे, कनेक्टिंग करे। इनका काम होता है कि न्यूरॉन्स को स्टेबल रखना, लुब्रिकेट करना, उनको और ज्यादा एनरिच करना, और उनके साथ से कोई भी मैसेज आ रहा हो तो एक दूसरे तक ट्रांसफर करना। अगर नहीं होगा तो वो न्यूरॉन्स आपस में उलझ सकते हैं। एक न्यूरॉन्स किसी दूसरे न्यूरॉन्स को गलत मैसेज कन्वे कर सकता है। इनका काम होता है ग्लियल सेल्स को, उन न्यूरॉन्स को वहीं पर रखना। जैसे आपने कभी फॉल सीलिंग देखी, कहीं लगी हुई फॉल सीलिंग्स को जो आप लटकाने के लिए देखते हैं ना, एक अटैचमेंट दिए जाते हैं जो उनको होल्ड करके रखते हैं। जैसे पुल होता है, पुल लगाते हैं नदी के बाहर, तो उसके बाद देखते तार लगा रखी है तो उसको वहां पर स्टेबल रखें ताकि वो हिले नहीं। यही काम ग्लियल सेल्स का होता है। और जब आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, प्रेशर देते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रेशर ये ग्लियल सेल्स पे आता है। और ये ग्लियल सेल्स के जहां जहां पे जोड़ लगे होते हैं वो टूटने लगते हैं, छूट जाते हैं। और जब वो छूटते हैं तो आपके न्यूरॉन्स में कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, और वो गलत सिग्नल्स इधर से उधर पहुंचाना शुरू होता है। तब आप सोचते हो क्या हो रहा है, गलती हो रही, एंड देन यू बिकम अनकॉन्शियस।
सडनली आदमी बेहोश हो जाता है या उसको छटका लगता है। आज जो आप चीज़ें सीख रहे हो, मैं आपको सीरियसली बता दूं, ये डिलीवर करने से पहले इसमें मेरी बहुत हालत खराब हुई, क्योंकि मैं अगर चाहता तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो आप साइकोलॉजी में नॉर्मल पढ़ते हो या किताबी ज्ञान है वही पढ़ के मैं आप भी बता सकता था और एक्सप्लेन भी करता आराम से। लेकिन मैंने स्पेशली जो हमारे फोरम से जुड़े हुए यूएस के न्यूरो साइंटिस्ट हैं, दे आर मोस्ट ब्रिलियंट साइंटिस्ट, उन लोगों से मैंने आप लोगों के लिए सप्लीमेंट्स लिए हैं, तब मैं आपको इतनी गहराई की चीज़ें और साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें बता सकता हूँ कि आखिर ये होता क्या। तो इतना ही ज़्यादा समय मुझे सीखने में भी लगा है, देन आपसे शेयर करना, ताकि जो चीज़ें आप लोग न जाने कब सीखो वो आज आप सीखो कि आखिर इसके पीछे कॉज है। आपकी बॉडी में सेल्स होते हैं, ये आप जानते हैं? कितने सेल्स होते हैं क्या जानते हैं? नहीं जानते? इनकी औसत काउंटिंग 50 ट्रिलियंस है। ट्रिलियंस 50 ट्रिलियंस, 1 ट्रिलियन होता है 10 खरब, यानी 500 खरब, और ये उससे ऊपर नीचे भी होते हैं। एग्जैक्ट गिनती आज तक कोई भी साइंटिस्ट नहीं दे पाया किस तरह से इमोशन आपके इन सेल्स को नुकसान करते हैं। आपकी हर बार सेल्स नए नए डेवलप होते हैं, आपकी बॉडी में बनते हैं, चेंज होते हैं, और ये सेल्स अपने आप को ग्रो करते हैं, बढ़ाते हैं। हर दिन आपका एक ऐसा कैंसर का सेल्स मारा जाता है जो फ्यूचर में बहुत बड़ा कैंसर बन सकता है। आपके बाकी सारे सेल्स उसको नष्ट कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, हेल्दी रहने के लिए। आपका हर सेल अपने आप में इंटेलिजेंट होता है डिसीजन लेने के लिए, क्या उसको डिसाइड करना है पता है। बट इन सारे सेल्स का एक काम होता है कि ये सारे सेल्स दिमाग के आइडिया पे ही काम करते हैं। एक सिंगल उनको ऑर्डर मिलता है, आपको ये करना है, और सारे लोग वही करना शुरू करते हैं। ये इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि किसी भी वक्त, किसी भी समय पर कोई एक नया डिसीजन ले सकते हैं, कोई एक नई चीज़ इम्पैक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। जब आपको कोई चोट लगती है, आपके टिश्यू टूटता है, मसल कटता है, तो क्या होता है, आपके स्किन के सेल्स ही तो टूटते हैं ना, फिर वो दोबारा कैसे रिपेयर होते हैं? दोबारा उसको सेल्स, फिर से नए सेल आते हैं, वो नए सेल्स उसको रिप्लेस करते हैं, चेंज करते हैं हर बार। इसी तरह से बहुत सारे सेल, 12 से ज़्यादा सेल होते हैं आपकी बॉडी में अलग अलग कामों के लिए। ये सारे अपने आप को रिप्लेस करते हैं। अब किस तरह से आपका इमोशन आपको आहार करता है। अगर आपके पास कोई एक घटना हुई है पीछे लाइफ में, उससे जुड़ा हुआ आपके पास कोई एक बुरा स्वभाव है, किसी एक आदमी को जरा याद करिए जो बहुत ही आपको पसंद नहीं आता है, गुस्सा आता है जिसको देख के, या जिसने कभी आपको चिड़चिड़ापन दिया हो। याद करा किसी ने? याद कर लिया? अभी क्या इमोशन आया उसको देख के, याद करते हैं? गुस्सा, गुस्सा आया, वापस इसी तरह से काम करता है आपका शरीर। आपका दिमाग कल्पना में और वास्तविकता में कोई भी अंतर नहीं समझता। वो एग्जैक्ट उस आदमी को सामने देखेगा तब भी आपको गुस्सा आएगा, और अगर आपने उसके बारे में सोचा है तो फिर से वही गुस्सा है। तो आपका दिमाग के पास अपना कोई दिमाग नहीं है, वो असली और कल्पना में कोई फर्क नहीं समझता, वो स्वयं वही इमोशन देता है। और जब आप बहुत ज़्यादा इसी इमोशन में रहने लगते हैं, इसी स्टेट में रहने लगते हैं, तो इसी स्टेट में आपको वो सेल्स तक मैसेज पहुँचता है, और आपके सेल्स भी जब इसी स्टेट में रहने लगते हैं तो वो एंगर की, एंजाइटी की स्टेट में आ जाते हैं, और उनके पास हो जाता है काम अपने आप को इसी स्टेट में रखना। फिर जो आपकी स्टेट में जितने भी हेल्दी स्टेट वाले आपके सेल्स हैं, वो उनको ढूंढ ढूंढ करके उनको खत्म करना शुरू करते हैं, एंड यू आर गोइंग टू बिकम। ये इतनी तेजी से काम कर रहा होता है। इसलिए आपके पास अगर कोई ऐसी पास्ट मेमोरीज हैं, यादें हैं, घटनाएं हैं, तो आप जब उनको जब साफ कर देते हैं तो आप बिल्कुल इसे आपको लर्निंग्स लेने की जरूरत है ना। आपको जरूरत नहीं कि वो घटना पूरी याद रहे, ब्रेन लर्निंग एक बार में ले लेता है। आपके साथ कोई भी बुरी घटना हुई होगी, आपने उसमें से कोई लर्निंग्स लेनी थी, ले ली, लर्निंग्स मिल गई। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उस घटना को संभाल कर आप उस लर्निंग को हटा, लर्निंग्स आपके पास ही रहेगी, मेमोरी हटा, क्योंकि जब वो मेमोरी दोबारा नहीं आएगी आपके पास तो उससे जुड़ा हुआ इमोशंस वापस नहीं आएगा, और जब इमोशंस नहीं आएगा तो वापस आप इजी रहोगे। उपनिषदों में भी कहा गया है, यथो पिंड
तथो ब्रह्मांडे, मीन्स जैसा पिंड होगा वैसा ही ब्रह्मांड होगा, मीन्स जैसा एटम होगा वैसा ही यूनिवर्स होगा। और आप अगर ये मानते हैं कि आप एक बॉडी हैं, माफ कीजिए आप गलत हैं। जैसा मैंने आपको पहले लाइन कहा, आवर बॉडी इज एन इल्यूशन। हमारी बॉडी एक बॉडी है ही नहीं, हमारी बॉडी 50 ट्रिलियन सेल्स की एक कम्युनिटी है। और जैसा आप एक बार में ऑर्डर देते हैं, वो सारे सेल्स एक साथ बोलना शुरू कर देते हैं, वो एक साथ उसी पे काम करते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा काम हो रहा है। अगर मैं एक आवाज लगाऊं और अगर वही आवाज हम सारे लगाएं तो क्या होगा? उसकी डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। शोर तो यकीनन उसके लिए होगा जो अनप्लीजेंट होगा। स्ट्रेस किस चीज में आता है? जैसे आपने कहा ना शोर, शोर और बहुत अच्छा साउंड का क्या अंतर होता है? किस चीज में? प्लीजेंट और अनप्लीजेंट। सिंपल है। स्ट्रेस किस चीज में आता है? जो आपको पसंद नहीं होता। और पैशन, स्ट्रेस में भी आपको काम बहुत करना पड़ता है और पैशन में भी आपको काम बहुत करना पड़ता है। अंतर सिर्फ इतना आएगा, स्ट्रेस उस चीज में होगा जो आपका मनचाहा नहीं है और पैशन होगा जो आपका मनचाहा है। सिंपल सा है ना, चेंज कर लीजिए अपने आप को। पैशन में चेंज कर लीजिए, स्ट्रेस कभी स्ट्रेस नहीं आएगा। यदि आपकी बॉडी में देखिए 50 मिलियन से ज्यादा सेल्स होते हैं और हर एक सेल अपने आप में एक बैटरी होता है, उसमें अपनी एक ऊर्जा होती है। अगर आप किसी को देखें तो आप नॉर्मल, हम सबकी बॉडी में हीट है ना, गर्माहट है, और जैसे ही कोई एक्सपायर हो जाता है उसकी डेड बॉडी ठंडी हो जाती है, मीन्स उसके अंदर पावर अब नहीं है। और हर सेल्स के इन साइड में आप देखेंगे तो आपको माइनस मिलेगा और आउटसाइड में आपको प्लस मिलेगा। एक सेल की जो वोल्टेज होती है दैट इज 1.4 वोल्ट्स। इतनी इलेक्ट्रिसिटी उस एक सेल में होती है। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 50 ट्रिलियन सेल में, तो अभी इस वक्त आपके पास 700 ट्रिलियन वोल्ट्स इलेक्ट्रिसिटी अभी है, इसी वक्त है। और ये इलेक्ट्रिसिटी आपको कहीं पे भी राइट करोगे तो हमेशा साइन वेव नहीं आएगी, सिग्नेचर्स नहीं आएगी, ये आपको कहीं पे डिजिटली नहीं आएगी। साइन वेव्स कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और इसी तरह से जब आप एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तो अभी भी आप देखेंगे अपने आसपास वालों के साथ आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी फ्रीक्वेंसी है वो कहीं ना कहीं फ्लो होकर उसके साथ कनेक्ट होगी और डिस्कनेक्ट होगी। आप किसी अपने मित्र को देखना शुरू करें तो आप देखेंगे उसकी इलेक्ट्रिसिटी आपको अपने आप अट्रैक्ट करना शुरू करें, और आप उस व्यक्ति को देखें जो आपको जल्दी पसंद नहीं तो आपको रिवर्स फेंक, ये इलेक्ट्रिसिटी तुरंत आपको चेंज करती है। इलेक्ट्रिसिटी ही आपको नापनी जाती है आपके ब्रेन, जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपका विचार है, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, ये एक इलेक्ट्रिकल पावर पैदा करता है। आपने ईईजी मशीन का नाम सुन रखा है? ईईजी क्या होता है? सुन तो रखा है? हाँ हाँ, बताइए जितना पता है उतना बताइए। नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हम बता दें। चलिए ई, हाँ प्लीज प्लीज, अरे वाह, बताइए। ब्रेन की फिर से बताइए, आपको समझ में आया? बहुत बढ़िया। ईजी मशीन होती है वो आपके ब्रेन की फंक्शन और वर्किंग को मॉनिटर करती है। कैसे करती है? याद रखिएगा, ये पिक्चर होती है, इसमें कुछ वायर्स होते हैं जो हमारे ब्रेन के बाहर लगाए जाते हैं कुछ सर्टेन पॉइंट्स पे। और जैसे जैसे आप सोचते हैं, जैसे जैसे आप किसी चीज के बारे में विचार करते हैं, ध्यान करते हैं, कंप्यूटर सीन में ऐसे ऐसे लाइनें आती हैं, उनकी फ्लक्चुएशन दिखती है, वो रीडिंग आती है कि हाँ ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसे हमारे साथ ही एक है जो मेडिकल फील्ड में है, आप जो ईईजी करते हैं ना सर, तो उसमें भी वो रीडिंग इसी तरह से आती है, क्योंकि बॉडी में फ्रीक्वेंसी होती है। तो डॉक्टर क्या करता है, वो फ्रीक्वेंसी को रीड करता है, उसमें कहीं डिजिटल नहीं लिखा होता, उसमें लाइनें होती हैं ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये तो वो बात हो गई कि जब वो बॉडी के साथ टच कर रहा है, यानी ब्रेन के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है वो आप स्किन से, ब्रेन के बाहर में आप यहाँ से भी मॉनिटर कर रहे हो। अब इसका और एडवांटेज आ गया है
दैट इज MEG. दिस वन, ये MEG मशीन है. इस मशीन में एक भी वायर या एक भी पर्टिकुलर कोई आपको टच ही नहीं करता है. दे लाइक दिस, इतने डिस्टेंस पे होते हैं. आप फोटो में देख सकते हैं. उसका कोई भी पार्ट आपके ब्रेन को टच नहीं कर रहा है डिस्टेंस में, और उसके बाद फिर उसकी स्क्रीन में वहां पर सेम रीडिंग आ रही है. दैट मीन्स आप जब सोचते हैं कोई भी चीज किसी भी वक्त, वो आपकी अपनी नहीं रहती. अगर वो आपके बॉडी से बाहर निकल गई, दैट मीन्स वो नाउ इनटू यूनिवर्स. वो बिल्कुल सेल्यूलर की तरह से है, जैसे आपके मोबाइल के सिग्नल आपको दिख नहीं रहे, लेकिन वो इसी वक्त छोड़ हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं. और इसीलिए कहा जाता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपके विचार के साथ में यूनिवर्स रिएक्ट करता है. अगर आपसे पूछूं कि ये दुनिया किसने बनाई जैसी आज है, क्या जवाब देना चाहिए? आज आप दुनिया को देखते हैं, किसने बनाई? जो भी स्वरूप दिख रहा है आपको, किसने बनाई? आज जो भी चीज बनी है दुनिया में, जो आप देख रहे हैं, वो सब हमने बनाई है. किस वजह से? हमारे विचारों से. जानते हैं वॉर कब होता है? एक युद्ध कब होता है? जब एक ही विचारधारा वाले लोग लगातार ये बोलते हैं वॉर 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 वॉर, एंड इट्स हैपेंड. अदरवाइज वॉर नहीं होता. और ये वही चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ सिग्नल्स पहुंचाती हैं. एक सीन में आपको सिंपल सा बताता हूँ, आसान से देख के बताइएगा. एक हिरन खाना खा रहा है, घास खा रहा है, चल रहा है. इधर से एक शेर आता है और वो गजल उसको देखता है. तुरंत क्या करता है वो? तुरंत भागेगा. क्यों? वो जाके पूछता नहीं, भाई साहब आप कौन हो, क्या मुझे आपसे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? पता है, ये तजुर्बा उसको पहले भी हो चुका है. नहीं, उसके दादा दादी ने कहानी सुनाई, उसके दादा दादी ने कहानी सुनाई ना दादी. ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कैसे हमारे विचार इन्फ्लुएंस करते हैं. एनर्जी, जो एनर्जी वहां से लॉयन सेंड कर रहा है ना, वो एनर्जी उसके पास आ रही है, हिरन के पास. प्लीज भागो. क्यों? जब आप पहुंचते हो, आपके लिए भी तो नया है, और आप पहुंचते हो बड़े अच्छे मन से, अरे वाह अच्छा, वो आपके पास तक आता है और आप उसके साथ सहना, तो आपको लेके नहीं भागता हूँ. क्यों? उसको बताया गया था कि बचपन में दादी बताते थे शेर ऐसा होता है, इंसान ऐसा होता है. एनर्जी, वो एनर्जी देखते हैं तुरंत आपकी कैसी एनर्जी चल रही है. तो जैसे ही विचार आपके अंदर होते हैं, वो तुरंत इमीडिएट बाहर जाते हैं. कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि आप किसी अपने अच्छे दोस्त को याद करते हो, इमेजिन करते हो, सोचते हो यार बहुत देर हो गए इससे बात नहीं, कुछ पता नहीं चलता. सडनली आप देखोगे थोड़ी देर बाद आपको उसका मैसेज आएगा या फोन आएगा या किसी ने उसको संदेश दे दिया या कोई मेल आएगा, कुछ ऐसी जानकारी हो जाएगी. कैसे? इमीडिएट कनेक्शन, क्योंकि आप भी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हैं. और आप कई बार आजमाइए, आप कोई चीज सामान लेना चाह रहे थे और आपका रिलेटिव, आपका फ्रेंड, आपका फैमिली मेंबर बोले क्या था, ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट, अरे यही तो मैं लेना चाह रही थी. हाउ इज इट पॉसिबल? द सेम थिंग जो आप मांग रहे थे वो आप तक पहुंच गई. दिस इज ऑल. कि जो भी आप सोच रहे हो, जो भी विचार आप कर रहे हो, जो फ्रीक्वेंसीज आप दे रहे हो ना, वो फ्रीक्वेंसीज बाहर जाए. और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी स्पीड में आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को भेजते हो, अगर एक छोटा सा भी नेगेटिव थॉट आ जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है. आपकी नेगेटिविटी वाली बहुत तेज भागती है, क्योंकि उसके साथ आपके इमोशंस बहुत स्ट्रांगली जुड़े होते हैं. आजमाने के लिए आप देख सकते हो कैसा हो कि आपको अभी यहीं पे बैठे बैठे 1,000 रुपए आप लोगों के हाथ में दिया जाए. क्या बात है. कुछ के चेहरे पे तो स्माइल आई, कुछ के चेहरे पे स्माइल है, बाकी अब डाउट. अच्छा, अब ये मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, शायद मैम ने नहीं बताया हो कि आज की वर्कशॉप का चार्ज 500 रुपए है, जो आपको अभी देना पड़ेगा. कितनी जल्दी सारे ऐसे, पहले क्यों
मैंने कहा 1000 रुपए मिलेंगे, तो स्माइल थोड़ी सी आई और थोड़ी देर में आई, थोड़ी देर में आई, थोड़ी देर में, लेकिन जाकर 500 सट से गए। कितनी जल्दी नेगेटिव इमोशन ने आपको असर कर दिया। दैट इज फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी होती है। प्लीज जब भी आप कुछ काम करें, किसी चीज के साथ जुड़ें, तो उसके साथ अपनी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाएं। आप में से कौन बता सकता है विश्वास और आस्था में क्या अंतर होता है? विश्वास का मतलब क्या है? ट्रांसलेट कर दो। ट्रस्ट पूछो तो कहते विश्वास, और दोनों बात सर एक हो गया। विश्वास और आस्था क्या डिफरेंस कैसे? दोनों के कैरेक्टरिस्टिक तो एक ही हैं। हाँ जी बताइए बताइए, कोशिश कर रहे थे आप। ब्लाइंडली तो अंधविश्वास हो गया। नियम में शब्द लागू। ब्लाइंडली हो गया तो अंधविश्वास। मतलब आंख खोल के करो विश्वास तो विश्वास, आंख बंद करके करो तो अंधविश्वास। सर विश्वास बार बार टूट जाते हैं। विश्वास बार टूट जाते हैं सर, टूट जाते हैं। और आस्था कभी नहीं टूटती। बिल्कुल, असलियत में यही पॉइंट आता है। विश्वास जो होता है वो खंडित हो सकता है। मीन्स किसी पे आप आज ट्रस्ट करते हो या आज विश्वास करते हो, कल उस पर विश्वास नहीं भी कर सकते। लेकिन अगर आप किसी पे आस्था करते हो तो वो आस्था डैमेज नहीं हो सकती, भले ही आपको उसके बारे में जितना भी बुरा नेगेटिव फीडबैक मिलता रहे। भगवान पे आपकी क्या होती है? विश्वास या आस्था? आस्था। क्यों विश्वास क्यों नहीं कहते? इसीलिए ना कि चाहे आपके साथ जितना भी बुरा हो जाए, चाहे कुछ भी गलत हो जाए, लेकिन आपका जो भगवान पे विश्वास है डैमेज नहीं होता है, वो हमेशा पॉजिटिव ही चलता है। तो वो आस्था होती है। और जहां कहीं भी डैमेज हो सकता है दैट इज विश्वास। याद रखिएगा, विश्वास घात वहीं पे होगा जहां पर विश्वास होगा। अगर विश्वास नहीं होगा तो घात हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि जब भी आपके थॉट्स कुछ बाहर निकलते हैं या आप सोचते हो तो वो तुरंत ही यूनिवर्स से हो जाते हैं, वो आपके नहीं रहते। जब आप बाहर चलते हुए सड़क पे देखते हैं कि कोई लोग रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, गलत तरीके से चला रहे हैं, तो आप क्या करते हो? तुरंत एक बात मन में आता है, अभी ठुकेगा थोड़ी देर, और आप थोड़ी दूर आगे जाते हैं, कमाल की धड़ा देखा कहा था। तो यही होता है कि आपने जब बोला तो उसके वहां पे रास्ते बन गए। अब वो कहीं ना कहीं वो घटेगा ही। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट